Hello students, so we were discussing about diversity in living organism and the living world. So अपन ने पढ़ लिया था कि what are the features या characters कौन से होते हैं जो living organism and non living organism को differentiate करते हैं या अलग अलग करते हैं. Now we'll study some unique features of living organism. Unique features of living organism अपन इसमें पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं या बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड ये ऐसे ऐसे फीचर्स को शो करेगा या उसके अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो ये प्रोसेसेस या फीचर्स को शो करेंगे. जैसे कि पहला है ग्रोथ. द फर्स्ट यूनिक फीचर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ. अब इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड नंबर. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड नंबर. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मास और नंबर में इंक्रीज होता है ना. अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अपन ह्यूमंस की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बींग में चाइल्डहुड से, मतलब जब छोटी एज में होते हैं अपन लोग, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है अपनी बॉडी का, है ना. इनर ग्रोथ होता है, मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं उनमें ग्रोथ होती है ना, उनमें ग्रोथ होती है. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, टिश्यूज़ बढ़ते हैं, देन अपना ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और अपनी पूरी बॉडी बन जाती है. तो वो हो गया अपना ह्यूमन बींग्स का ग्रोथ. और अगर अपन मतलब अपन बढ़ गए, है ना, ग्रोथ हो गया अपना. अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है. उनमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाता है प्लांट्स का. बट अगर अपन प्लांट के कुछ टिश्यूज़ की बात करें, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, तो वहाँ पे ग्रोथ परमानेंटली चलता रहता है, मतलब उनका ग्रोथ होता रहता है. प्लांट्स का ग्रोथ एक स्टेज पे जाके रुक जाता है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स का रुकता है. बट उनमें कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ग्रो, नंबर में ग्रो करना है, टिश्यूज़ का डिवाइड होते जाना, तो वो कंटिन्यू डिवाइड होते जाते हैं. अगर और भी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें अपन, तो वो भी बढ़ते रहते हैं, है ना, ग्रोथ होता रहता है, उनमें भी ग्रोथ होता रहता है किसी न किसी प्रोसेसेस के साथ. तो ये हो गया पहला यूनिक फीचर ग्रोथ, जिसको बोलते हैं अपन इंक्रीज इन मास एंड नंबर. नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड यूनिक फीचर, देन इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि मेकिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फॉर्मिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट, है ना. पेरेंट्स से क्या बनाना? नए इंडिविजुअल्स का बनना, है ना. मतलब किसी पुराने ऑर्गेनिज्म से नए इंडिविजुअल्स का या नए ऑर्गेनिज्म का बनना या फॉर्म होना कहलाता है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस होते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. अगर अपन बात करें सेक्सुअल मोड की, तो मतलब इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है. और जो नया इंडिविजुअल बनता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा डिफरेंट रहता है पेरेंट्स से. यहाँ पे क्या रहता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे. और दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से जो एक नया इंडिविजुअल बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें नए इंडिविजुअल में, क्योंकि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों के कैरेक्टर्स इसमें ट्रांसफर होते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी प्रोसेस आ जाती है, जैसे कि बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, देन फिजन, जो कि दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन. इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है अपन को, अपन सिर्फ देख रहे हैं कि क्या फीचर्स होते हैं. नाउ फोर्थ, रीजनरेशन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी प्रोसेसेस रहती हैं जिनसे सारे जो और ऑर्गेनिज्म हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनमें दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ सिंगल पेरेंट से, मतलब एक ही पेरेंट से, एसेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की. क्यों होता है पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी? बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से नया ऑर्गेनिज्म बना है, तो एग्जैक्ट कॉपी होता है. नाउ अब बात करें अगर अपन तीसरी चीज़ की, तो ये होता है मेटाबॉलिज्म.
तीसरा यूनिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है मेटाबॉलिज्म। अब अगर अपन लिविंग देख रहे हैं, अपन नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता। हाँ, अगर अपन बात करते हैं माउंटेन्स की या इन तरीके की चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ों की बात करें तो उनमें ग्रोथ होता है। किस तरीके से उनमें ग्रोथ होता है? अगर माउंटेन की बात करें तो और सारे रॉक्स मिल गए और सारे मटेरियल्स अगर वहाँ जाके इकट्ठे हो जाए तो उनमें ग्रोथ हो गया, मतलब इंक्रीज इन मास हो गया, है ना। नंबर उसका मतलब जो अमाउंट है उसका वो बढ़ जाता है, तो वो भी एक तरीके से ग्रोथ होता है, बट देख नहीं सकते कि इनमें ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता। अब अपन अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द टोटल सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, ये सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़, है ना, जो अपनी बॉडी में चल रही हैं, सारी केमिकल एक्टिविटीज़ इकट्ठी टोटल उनका सम जो अपनी बॉडी में चल रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी में चल रही हैं, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ऑल टोटल सम ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस जो अपनी बॉडी में चल रही हैं। मेटाबॉलिज्म होते हैं दो टाइप के, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म होता है कि मतलब अगर ये एक्टिविटी अपनी बॉडी में चल रही है तो इससे क्या होगा, अपन इंक्रीज इन मास हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐड कर जाएंगी ये, है ना। इससे कम कुछ नहीं हो रहा कैटाबॉलिज्म से, या इस तरीके की केमिकल रिएक्शन से कम कुछ नहीं हो रहा, बट अपना ही ग्रोथ हो रहा है, अपना ही और ऐड हो रहा है किसी चीज़ में, है ना, अपने ही सेल्स में कुछ ऐड हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को जिनके होने से अपनी बॉडी में कुछ ऐड हो जाए, है ना, या सेल्स में इंक्रीज हो जाए, तो उसको कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म मतलब होता है कि जो एनाबॉलिज्म मतलब कि कम हो जाना, मतलब लेस हो जाना। एनाबॉलिज्म मतलब जो रेस्पिरेशन चल रहा है अपनी बॉडी के अंदर या डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाना, देन पायरोवेट में टूट जाना। उसी तरीके से डाइजेशन में क्या होता है, जो अपन ने न्यूट्रिशन ले लिया है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, है ना, तो कम हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म को, ब्रेक डाउन होना। तो ऐसी केमिकल एक्टिविटीज़ जहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज़ का, या लेस इन नंबर हो रही है, कम हो रही हैं, और फिर अपन उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हो गए दो तरीके के, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब इंक्रीज होना, कुछ ना कुछ ऐड हो जाना, ऐसी केमिकल रिएक्शंस। एंड एनाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, जैसे कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है या डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये सब काय में आती हैं, एनाबॉलिज्म में आती हैं। कैटाबॉलिज्म में अपन कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है ना, ग्लूकोज बन रहा है, खाना बन रहा है, तो ऐड हो रहा है। ये हो गए 3 यूनिक फीचर्स। ना फोर्थ की बात करते हैं अपन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ, कॉन्शियसनेस, ये इसको अपन बोल सकते हैं स्टिमुलेशन, कॉन्शियसनेस और स्टिमुलेशन। अगर ह्यूमंस की बात करें तो अपन कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियस होना, अवेयर होना। एंड अगर स्टिमुलेशन की बात करें, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, बाहर के इन्वायरमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये अपन प्लांट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ फीचर क्या है, कॉन्शियसनेस और स्टिमुलेशन। कॉन्शियसनेस मतलब होता है ह्यूमन बींग्स क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं बाहर के इन्वायरमेंट को लेके, है ना। कोई भी चीज़ अगर बाहर कोई एक्शन होता है तो अपन बड़े जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनवायरनमेंट के सामने अपन रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, तो अपन कॉन्शियस है, बिल्कुल अवेयर है कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। तो ये भी एक यूनिक फीचर होता है। अगर अपन बात करें टेबल चेयर की, ये चेयर रखी है, या ये डस्टर है, या फिर ये बोर्ड है, या ये मार्कर है, अगर इनकी बात करते हैं, अगर अपन को कुछ रिएक्शन, अगर अपन कुछ एक्शन लेते हैं इनके खिलाफ, या एक्शन लेना इन द सेंस अपन इसको पकड़ के रखे, या मैं इसको टच कर रही हूँ, बोर्ड को या टेबल को टच कर रही हूँ, तो ये कॉन्शियस नहीं है। टच करने से ये सिकुड़ नहीं जाएंगे, या कुछ एक्टिविटी या कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जैसे मैं बात कर रही हूँ अगर इनसे, तो ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अगर मैं टच कर रही हूँ या इसको टच कर रही हूँ, तो ये वापस रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो दे आर अनकॉन्शियस, है ना, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है क्या चल रहा है। बट ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। अपन किस, अगर कोई अपन से कुछ पूछता भी है तो अपन जवाब देते हैं, टच करता है तो अपन रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस या अवेयर होते हैं इन कंपेरिजन टू प्लांट्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, अगर अपन उसको टच करते हैं तो वो उसकी पत्तियां बिल्कुल आराम से, एक प्लांट की तरह वो रहता है, अगर अपन उसको जाके टच करते हैं तो उसकी पत्तियां क्लोज हो जाती हैं, खुल जाती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये स्टिमुलेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लांट्स अपनी किसी एक्टिविटी के लिए, एनवायरनमेंट की किसी एक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ यूनिक फीचर इज लाइफ स्पान।
अगर अपन लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन मतलब होता है कि अपना बर्थ हो गया, बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन बोला जाता है ना। मतलब अपन अपना बर्थ हो गया एंड देन कब तक अपन जी रहे हैं, डेथ तक, बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग होता है ना, डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का 70 साल या अपन कहते हैं 100 ईयर्स अपना लाइफ स्पेन है, उससे ज़्यादा अपन नहीं जीते। बट अगर मान के चलें अपन बुक्स में देखोगे आप तो 70 ईयर्स लिखा होगा लाइफ स्पेन, बर्थ से डेथ तक का अपना जो पीरियड होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का या अलग अलग प्लांट ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे राइस प्लांट की बात करें तो 4 मंथ्स का होता है, या फ्लाइज की बात करें तो 1 या 2 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है। डॉग कैट की बात करें तो 15 साल इनका लाइफ स्पेन होता है। ये कहलाता है बर्थ से डेथ तक का इनका पीरियड, जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है, अपना 70 ईयर्स या 100 ईयर्स होता है। नाउ सिर्फ 5 यूनिक फीचर्स हैं। अब 6th की बात करें, अपन 6th की बात करें तो ऑल ओवर सारी एक्टिविटीज़ अपन मिला सकते हैं ह्यूमन बींग्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि ये सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, सेल्फ कैपेबल होते हैं, इनमें अडेप्टेबिलिटी होती है। और ये जो छोटी छोटी जो प्रोसेस होती हैं जो अपन डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपन कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं सारे, इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मैं बोल रही हूँ तो इसमें ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गाई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स मत समझना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी, और सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब इसके अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। तो 6th में अपन कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, अडेप्टेबिलिटी की प्रोसेस होती है इनमें, तो ये सारी प्रोसेस इनमें छोटी छोटी आ जाती है। तो ये हो गए इनके यूनिक फीचर्स। नाउ अब अपन बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हटके अगर अपन आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, या अपन यूनिट का नाम देखें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो उससे रिलेट करता है ये बायोडाइवर्सिटी। अब बायो की जब अपन बात करते हैं तो प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीज़ें आ जाती है इनमें, है ना। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्गाई, बैक्टीरिया, सारे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनमें आ जाते हैं। और अगर अपन डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन या डिफर करना, है ना। तो सारे ये ऑर्गेनिज्म एंड प्लस डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनका नेचर डाइवर्स होता है, मतलब वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं पूरी दुनिया में। अगर अपन बात करें तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म होते होंगे, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होके और अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स शो करते हैं, है ना। साइज में अलग होते हैं, उनके नेचर में, उनके कैरेक्टर में अलग होते हैं, है ना, मास में अलग होते हैं, वेट में अलग होते हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्गाई, बैक्टीरिया, सारे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को मिला के और उनमें डाइवर्सिटी होना कहलाता है टोटल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि कितने वर्ल्ड में कितने ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अपन कह सकते हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म अपने पूरी बायोडाइवर्सिटी कितनी है 1.7 to 1.8, जिनमें ये सारी चीज़ें आ गई। और मैं बात कर रही हूँ मिलियंस की, तो 1 मिलियन में कितना होता है समझ सकते हो, 1.7 1.8 कितना होता है। और अगर इसमें ही डिफ्रेंशिएट कर दे कि कितने प्लांट्स हैं और कितने एनिमल्स हैं, तो 1.25 समथिंग प्लांट्स एंड 1.25 समथिंग एनिमल्स में आ जाते हैं, 0.5 मिलियन इनमें आ जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो इतनी बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया सारे, और इनका डाइवर्स होना मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट होना, अलग अलग कैरेक्टर्स शो करना, ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। मतलब सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ जो डिफरेंस है और इनमें कितने कैरेक्टर्स में डिफरेंस है वो सारा आ जाता है बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। अब अपन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बाद क्लासिफिकेशन की और सिस्टमैटिक्स की बात करें या आइडेंटिफिकेशन की बात करें। बायोडाइवर्सिटी के बाद आइडेंटिफिकेशन मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वर्ल्ड में उनका आइडेंटिफिकेशन होना, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना। एंड क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर फंजाई, एल्गाई है, उनको क्लासिफाई कर देना। क्लासिफाई कर देना मतलब कि अलग अलग जगह पे रख देना कि ये जो कैटेगरी है ये प्लांट्स में आती है, ये जो कैटेगरी है ये काय में आती है, एनिमल्स में आती है, अलग ये जो है ये बैक्टीरिया में आते हैं, या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फंजाई में आते हैं। इनको इस तरीके से क्लासिफाई कर देना, जो कि 5
कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकेंड 3 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नाउ तीसरा आता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो, उसको हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया है, ठीक है, एक नाम अलग दे दिया गया है और उसके अलग कैरेक्टर्स वो शो करता है। तो उस हिसाब से अपन उसको उसके नाम के हिसाब से, क्या नाम है उसका, उसके नाम के हिसाब से, पर्टिकुलर स्पीशी के हिसाब से अपन उसको ढूंढ सकते हैं, क्या कैरेक्टर्स वो शो करता है, ऐसे डिटेल में रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, है ना, कि अपन एक ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकें या अपन उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, किस तरीके से कैसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है और किस बेसिस पे नाम दिया गया है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, तो आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। थैंक यू।